Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video you people will get to know about वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये वक्फ क्या होता है, इसका मतलब अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मतलब इसके पहले कभी ना कभी कोई बिल भी आया होगा, कोई एक्ट आया होगा, वक्फ एक्ट। तो हम उसके बारे में देखेंगे कौन सा एक्ट था, किसमें अमेंडमेंट किए गए, क्या क्या अमेंडमेंट किए गए और क्यों जरूरत पड़ी इन अमेंडमेंट्स की, मतलब क्या कंसर्न्स हो रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस वजह से हमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट लगी। तो अभी अमेंडमेंट बिल आया है, देखिए बिल होता है और एक एक्ट होता है। तो मतलब अभी लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, तो ये क्या बन गया अभी, मतलब अभी ये बिल है। जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर एक्सेंट दे देंगे, मतलब वो साइन कर देंगे, तभी क्या बन जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा। तो अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है कौन सा, वक्फ अमेंडमेंट बिल। अभी वक्फ होता क्या है, जब WQF जो हम पढ़ते हैं वक्फ, ये होता क्या है, इसका कोई अब्रीविएशन नहीं है, मतलब ये कोई फुल फॉर्म नहीं है कि इसमें इसका कोई फुल फॉर्म होगा WQF का। ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, वक्फ एक प्रॉपर्टी होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो कि किसी मुस्लिम पर्सन के द्वारा किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट की गई हो। चैरिटेबल पर्पस मतलब या तो कोई स्पेसिफिक रिलीजियस या चैरिटेबल या प्राइवेट पर्पस, मतलब इसके लिए क्या की गई हो, डोनेट की गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, वक्फ। एंड देखिए, अगर आपने एक बार उस प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया, मतलब प्रॉपर्टी दे दी, तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को वापस लिया जाए, ठीक है। और एक बार जो प्रॉपर्टी दे दी गई है, वो जो प्रॉपर्टी होगी किसके नाम पे हो जाएगी, वो भगवान के नाम पे हो जाएगी। मतलब ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू गॉड while its benefits are directed to the specified purpose। मतलब आपने जो भी पर्पस के लिए दी है, आपने एक बार वक्फ में दे दी, अब उसके बाद उसका काय में यूज होगा, चैरिटेबल पर्पस से, मतलब उसमें कुछ भी लोगों का भला करने के लिए यूज की जाएगी। और वो प्रॉपर्टी जो रहेगी किसको बिलोंग करेगी, गॉड को बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये वक्फ जो होता है स्टेब्लिश होता है थ्रू अ रिटर्न डीड, मतलब आप लिख के कर सकते हैं किसी लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या फिर ओरली भी अगर आपने बोल दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो क्या मानी जाएगी, वक्फ मानी जाएगी। अगर इसका यूज अगर आप देखिए, तो प्रॉपर्टी में बी रिकॉग्नाइज्ड एज वक्फ इफ इट हैज बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे टाइम से किस लिए यूज की जा रही है, चैरिटेबल पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से अगर यूज की जा रही है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है कि ये प्रॉपर्टी है वक्फ की, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वक्फ बोर्ड। इररिवोकेबिलिटी, इसका मतलब है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसका मतलब है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में चली गई, उसके बाद उसे हम वापस नहीं ले सकते। मतलब एक बार अगर आपने दे दी है तो दैट इज परमानेंट, मतलब परमानेंट वो भगवान की हो गई और परमानेंट चैरिटेबल पर्पस से यूज की जाएगी, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड जो है इंडिया में, ये देखते हैं 8.7 लाख प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर, कितनी 8.7 लाख प्रॉपर्टीज, जो कि 9.4 लाख एकड़ का एरिया कवर करती है और इसकी वर्थ है 1.2 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, इतना एरिया है इसमें। और अगर आप देखेंगे तो ये जो वक्फ बोर्ड जो है, इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप हमारे इंडिया की ओवरऑल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो उसमें से जो इंडियन रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस के अलावा जो तीसरे नंबर पे आता है, वो आती है प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास। मतलब हमारे इंडिया में पहले जो है लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया, आफ्टर आर्म्ड फोर्सेस एंड द इंडियन रेलवे, इन दोनों के बाद कौन आता है, वक्फ बोर्ड ही, जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। तो देखिए एक्ट लाया गया था 1995 में, इसके पहले एक एक्ट आया था 1954 में, ठीक है। उसी एक्ट को हमने क्या कर दिया था, हमने मतलब इसको क्या कर दिया गया था, मतलब और रिवील करके इसको नया बना के फिर एक्ट लाया गया था 1995 में, जो कि मतलब वक्फ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसको जो भी मैनेज करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, इन सारी चीजों को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना, ओवरसी प्रॉपर्टी पॉलिसीज एंड रिजोल्व प्रॉपर्टी इश्यूज, ये सारा काम था वक्फ बोर्ड का। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें इनएफिशिएंसीज आई, मतलब उसमें प्रोटेक्शन नहीं था सफिशिएंट, मतलब उसके इनसफिशिएंट क्या थी, उसकी इन्फॉर्मेशन थी, प्रॉपर्टी राइट्स सही से नहीं थे, वहाँ पे कई सारे मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन था, प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट एज वेल एज लेक ऑफ कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट मेथड, मतलब उसके मैनेजमेंट की मेथड प्रॉपर नहीं थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वक्फ के लिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज चैरिटेबल पर्पस से ना होते हुए या तो किसी प्राइवेट पर्पस से, मतलब किसी फायदे के लिए हो रहा है खुद के, या फिर कोई पर्सन क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे रहे हैं किसी अपने फायदे के लिए, मतलब चैरिटी के लिए नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो मतलब जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी गई थी उसको हम यूज नहीं कर रहे, हम मतलब जो भी लोग हैं वो यूज नहीं कर रहे, मतलब क्या आ रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी का
जिस पर्पस के लिए दिया गया उसके लिए यूज नहीं किया और किसी और पर्पस के लिए किया गया, या तो खुद के फायदे के लिए हो रहा है या तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है। तो ये क्या हो रही थी, कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। तो इस वजह से क्या लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया 2025 में। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए वो हम देखेंगे। देखिए इसमें आपको जब मैं चेंजेस बताऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा कि पहले क्या था सिस्टम, मतलब जब मैं चेंजेस बताऊंगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि पहले ये था, अभी उसमें चेंज लाया गया। देखिए पहले तो इसका नाम क्या है रखा गया, उम्मीद, UMEED बिल। इस बिल का नाम क्या है, उम्मीद बिल। उम्मीद स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, मतलब यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स, मतलब अब क्या हो गया है, इसने क्या बढ़ा दिया है, इट हैज इनहेंस द इंक्लूसिविटी। मतलब इसमें मुस्लिम मेंबर्स, पहले क्या था सिर्फ मुस्लिम मेंबर रहेंगे जो बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड में, अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर जो होंगे वो भी रहेंगे कहाँ पे, वक्फ बोर्ड में। और जो वक्फ बोर्ड जो होता है ये सेंट्रल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स में होता है और एक सेंट्रल लेवल पे होता है। तो इसमें किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर का। तो उससे क्या होगा, मतलब सभी लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, क्योंकि कंट्री में तो सभी तरह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह। तो उससे क्या होगा कि नॉन मुस्लिम का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाँ, अनदर कॉन्सेप्ट इज वक्फ बाय यूजर जो है, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है कि अभी तक जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की थी उसमें अगर जैसे कोई लंबे टाइम तक क्या कर रहा है, किसी भी रिलीजियस पर्पज से, चैरिटेबल पर्पज से अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है तो दैट प्रॉपर्टी वुड बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी। भले ही वो उन्होंने उस पर्पज के लिए नहीं बनाए हो, वो खुद से चैरिटी कर रहे हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बोल दिया जाता था ये वक्फ की है, ठीक है। और वक्फ बोर्ड का एक बार जो डिसीजन होता था वो फाइनल रहता था कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब वक्फ की ही रहेगी, कोई उसके ऊपर और क्वेश्चन नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्या कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। मतलब अगर कोई लंबे टाइम तक भी अगर कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की जा रही है और अगर वो नहीं है वक्फ की तो उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। क्या आप देख सकते हैं, इसने एलिमिनेट कर दिया वक्फ यूजर का, जो कि प्रीवियसली अलाउ करता था प्रॉपर्टीज टू बी डेजिग्नेटेड एज वक्फ सोलली बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म यूज फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। मतलब लंबे टाइम तक अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए यूज किया है तो उसे हम डायरेक्टली, मतलब वक्फ बोर्ड जो है डायरेक्टली क्या डिक्लेयर कर देता था, वक्फ प्रॉपर्टी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द वक्फ अमेंडमेंट बिल, वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड बिफोर द बिल्स इनेक्टमेंट विल रिटेन देयर स्टेटस। मतलब इसमें क्या रहेगा, अब अभी वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, अगर अब वो किसी और पर्पस के लिए है तो उसके लिए ही उसे यूज किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थर्ड रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। मतलब ये जो वक्फ बिल जो है उसमें, मतलब वक्फ का जो इसमें एक सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 में क्या था कि वक्फ बोर्ड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे। मतलब उनके पास ऑथोरिटी है कि वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को वक्फ। लेकिन अभी अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं बोल सकते ये, ठीक है। 6 to abolish section 40 of the Waqf Act. Provision criticized and overly restrictive as it granted the Waqf Board the authority to designate any property as a Waqf land. Trusts excluded from Waqf. देखिए मुस्लिम लोगों का जो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट मतलब लोगों का ग्रुप जो बनता है जो किसी काम को करते हैं, तो उसको क्या कर दिया, वक्फ से अलग कर दिया। मतलब जो अगर कोई मुस्लिम लोग मिलकर अगर कोई ट्रस्ट बना भी रहे हैं तो इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द वक्फ, मतलब वो वक्फ में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब वो कुछ और काम कर रहे हैं मिलके तो हम उसको वक्फ नहीं मानेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ डेडिकेशन, मतलब अगर आप किसी प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है कोई भी पर्सन, तो क्या होना चाहिए, वो 5 साल से, मतलब लास्ट 5 ईयर से इस्लाम को प्रैक्टिस करा हुआ पर्सन होना चाहिए। मतलब ऐसा पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर लास्ट 5 ईयर्स, दैट पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब टू डोनेट देयर प्रॉपर्टी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी को डोनेट करने के लिए कौन एलिजिबल रहेगा, ऐसा पर्सन जो लास्ट 5 ईयर से क्या कर रहा है, इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट, देखिए अभी वाला जो बिल आया है इसमें इनहेरिटेंस राइट, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट रहते हैं उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। मतलब स्पेशली फॉर विमेन और चिल्ड्रन। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहता है, लेकिन अगर उसकी पत्नी का जो भी अधिकार रहेगा उस प्रॉपर्टी में, उसके बच्चों का जो भी अधिकार रहेगा, वो प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी। उसके अलावा बची हुई प्रॉपर्टी को वक्फ में काउंट किया जाएगा। इसमें स्पेशली ध्यान दिया जाएगा सेफगार्ड फॉर विडोज, डाइवर्स विमेन एंड
ऑर्फन्स, मतलब इनकी प्रॉपर्टी के साथ कोई मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी देना भी चाहता है और वो मतलब जैसे किसी की डेथ होने वाली है और लिख देता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो व्हाट अबाउट दैट विडो या फिर डाइवर्स वुमेन या फिर ऑर्फन्स, तो उनके लिए मतलब हमेशा पहले सोचा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी, उसके बाद ही वक्फ में जाएगी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, देखो ये एक्ट जो है ये बताता है कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक लिमिट रहेगी, टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए, रिजोल्व हो जानी चाहिए। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड, मतलब ऐसी लैंड जो कि हमारे काय में आती है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में आती है, जो कि डील करता है ट्राइबल कम्युनिटीज से, तो उनकी लैंड को कभी भी वक्फ नहीं बनाया जाएगा। मतलब ट्राइबल के राइट्स को क्या रखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखा जाएगा, ट्राइबल के राइट्स को मेंटेन किया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल, देखो वक्फ ट्रिब्यूनल क्या होता है, मतलब कोई भी कोर्ट होता है जहाँ पे मतलब कोई भी डिस्कशन वगैरह मतलब जजमेंट दिया जाता है, लेकिन ये क्या होता है ट्रिब्यूनल, मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो कोर्ट होता है, दैट इज नोन एज ट्रिब्यूनल। तो वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसमें अभी तक कितने मेंबर हुआ करते थे, 2 मेंबर, बट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 3, अब कितने हो गए हैं, 3 मेंबर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कोई भी जजमेंट देंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, फाइनल अथॉरिटी रहेगी कि डिस्कस, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे उसकी फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास रहेगी, न कि ट्रिब्यूनल के पास। अभी तक किसके पास रहता था, ट्रिब्यूनल जो रहता था वो फाइनल अथॉरिटी रहता था, फाइनल आंसर करता था, लेकिन नाउ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को राइट दे दिया। अपील मैकेनिज्म, मतलब अभी तक जो अपील अगर आप करते थे तो कहाँ तक करते थे, ट्रिब्यूनल तक, बट नाउ यू हैव द अथॉरिटी टू अपील अप टू द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट तक भी आप अपील कर सकते हैं रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ, ठीक है। और हाई कोर्ट भी 90 डेज के अंदर उसका क्या करेगा, रिजोल्यूशन निकाल देगा। नाउ इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी, देखो अभी क्या कर दिया है, इसमें चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया, मतलब रजिस्टर, मतलब जो भी रहेगी प्रॉपर्टी वक्फ में उन सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि उससे क्या बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ें अगर ऑफलाइन रहती है तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ये वक्फ में है भी या नहीं है, ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है तो कहीं पर भी उस डेटा को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और इसके लिए एक मुतावलिस, मतलब वक्फ प्रॉपर्टी का एक मैनेजर बनाया जाएगा जो कि मैनेज करेगा, रजिस्टर करेगा सारी प्रॉपर्टी को विद इन 6 मंथ। कहाँ करेगा, ऑनलाइन रजिस्टर करेगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म, देखिए वक्फ इंस्टीट्यूशन जो है इसमें जो फाइनेंशियल, मतलब जो भी इसका पैसा मिलता है, जो भी इसका अमाउंट रहता है, तो उसमें अभी तक क्या हुआ करता था कि 7% जो है वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगा मेंटेनेंस के लिए, बाकी जो भी बचा पैसा है वो कहाँ जाएगा, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन उसको डिक्रीज करके कितना कर दिया है, ओनली 5%, मतलब जो 2% और जो बच रहा है वो भी काय के लिए यूज करेंगे, चैरिटी के लिए यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वक्फ बोर्ड, मतलब वक्फ बोर्ड की जगह हम कहाँ यूज करेंगे उसे, चैरिटी के लिए। फिर इनकम ऑडिट, मतलब ऐसे, मतलब जो भी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी जगह जहाँ से क्या हो रहा है, आपकी अप टू 1 लाख अगर इनकम जनरेट हो रही है तो उसका क्या होगा, प्रॉपर ऑडिट होगा CAG के द्वारा, मतलब हमारे जो भी ऑडिटर जनरल होते हैं उनके द्वारा क्या होगा, इसका प्रॉपर ऑडिट होगा कि किस तरीके से पैसे का यूज किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का, मतलब इसमें मैंडेट कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड या प्रॉपर्टी जो वक्फ में आती है तो वो कोई भी ऐसा ऑफिसर या तो कलेक्टर या उससे बड़ी रैंक का ऑफिसर क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, कई सारी चीज़ें हुई है। वक्फ क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी मुस्लिम के द्वारा डोनेट की गई हो, वैसे ऐसे मुस्लिम, पारसी, दूसरे धर्म वाले भी कर सकते थे अभी तक। उसके बाद क्या देखा हमने कि वक्फ में क्या क्या चेंजेस लाए गए, जैसे ट्रिब्यूनल में 2 की जगह 3 मेंबर कर दिया, उसके बाद इनकम का ऑडिट होगा, उसके बाद वक्फ बाय यूजर वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, सेक्शन 40 वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, उसके बाद और हमने क्या क्या देखा, कई सारी चीज़ें मतलब क्या की गई, चेंजेस किए गए। तो अब हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस रहा, मतलब क्या क्यों, मतलब क्या क्या फ़ायदे होंगे ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऐसे क्या होगी, जिस सारी चीज़ें हमने रजिस्टर अगर ऑनलाइन रहेगा, उसके बाद हाई कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट तक अपील ले जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स उस पर ध्यान देंगे, तो उसमें क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी, मतलब मिसमैनेजमेंट जो है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन उसका प्रॉपर तरीके से होगा,
क्योंकि अपडेट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह जो होगी सब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छे से रख पाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब स्ट्रिक्टर पेनल्टीज एंड इंक्रीजेस वक्फ बोर्ड पावर्स, ताकि इंक्रोचमेंट और इलीगल ट्रांसफर जो है वो सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, हमने इसमें वुमेन को भी इंक्लूड किया, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड किया, तो उससे क्या होगा, डाइवर्सिटी जो है मतलब सभी लोग क्या कर सकेंगे, इस चीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इश्यूज, मतलब नए रेगुलेशंस आ गए, करप्शन खत्म हो जाएगा, इनएफिशिएंसी खत्म हो जाएगी वक्फ प्रॉपर्टी में। तो ये चीजें जो पुरानी अभी तक चलती आ रही थी मिसमैनेजमेंट की, वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो काफी ज्यादा जरूरी है ना। अगर हम देखें इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स है, क्या है कि वॉयलेशन ऑफ रिलीजियस राइट, मतलब कई सारे क्रिटिक्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, विच इज मेंशन्ड इन आवर आर्टिकल 25 एंड 26, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो वो यहाँ पे वॉयलेट होगा। मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि किसी भी पर्सन के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपने राइट को प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपेगेट करने का किसी भी इंसान के पास अधिकार है। वो जैसे चाहे अपने धर्म को माने, अपने बिलीफ को माने, जिस तरीके से चाहे वैसे वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो वही क्या कर रहा है यहाँ पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी अपनी चीज़ों को जिस तरीके से मेंटेन करना चाहती है उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन। तो ये क्या हुआ, वॉयलेशन हुआ रिलीजियस राइट का। इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब उनका मानना ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दे, क्योंकि हमने बोला कि ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानेंगे, मेन जो अथॉरिटी हो रहेगी कौन रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। कोई भी डिस्कशन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसका हाईएस्ट अथॉरिटी कौन रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है यहाँ पे क्या हो गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये इनको एक क्रिटिसिज्म है इसका। नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड, इनका मानना है कि नॉन मुस्लिम मेंबर जो है वो उनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते जितना कौन जानते हैं, मुस्लिम मेंबर जानते हैं। तो उनका इसमें आना क्या है, एक तरीके से उनका क्रिटिसिज्म है। मतलब नॉन मुस्लिम मेंबर में लेक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद पोटेंशियल फॉर इंक्रीज डिस्प्यूट्स, देखो वक्फ ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे मतलब ऑफिसर्स के हाथ में दे दी, तो उससे क्या होंगे, कई सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। कम्युनिटी कंसल्टेशन, मतलब ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट आया है बिना मुस्लिम कम्युनिटी के, बिना वहाँ के मुस्लिम स्टेक होल्डर्स के, उनके क्या कंसेंसस से, उनके कंसल्टेशन से, बिना कंसल्टेशन के क्या हो गया, ये चीज़ों को लाया गया है। ये उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। एक्सक्लूजन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब अभी तक जो चलता आ रहा था वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट, उसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। दिस इज ऑल अबाउट वक्फ बोर्ड। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या है वक्फ, क्यों लाया गया, क्या क्या मेजर चेंजेस है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्रिटिसिज्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।